हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, शॉर्ट में HIV। इसे कंफ्यूज नहीं करना है इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ। इन्फ्लुएंजा वायरस अलग है जो कि कॉमन सर्दी खांसी मौसमी बुखार करता है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B एक बैक्टीरिया है। इसमें जो नाम है हीमोफिलस, हीम से हो गया ब्लड और फिलस से मतलब होता है लविंग। तो ये ब्लड लविंग बैक्टीरिया है। क्या करता है भाई, RBC का जो हीमेटीन है और निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जो प्रोटीन है, इसके साथ ये अफेक्शन रखता है, प्रेम रखता है। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं उसके ग्रोथ के लिए, हिप के ग्रोथ के लिए। हिप किस तरीके का बैक्टीरिया है भाई, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। राउंड एंड रॉड शेपेड होता है, नॉन मोटाइल होता है, मतलब चलता फिरता नहीं है, इसमें सीलिया नहीं होता है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रही तो उस स्थिति में भी अपना मेटाबॉलिज्म चला लेगा, मतलब फैकल्टेटिव एनारोब है। मतलब आमतौर पे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए, लेकिन कभी अगर कुछ दिनों के लिए एनारोबिक कंडीशन हुआ तो वहाँ भी ये सर्वाइव कर जाएगा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है। और कैटलेज और ऑक्सीडेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। अब इसके टाइप की अगर बात की जाए तो इनकैप्सुलेटेड और नॉन अनइनकैप्सुलेटेड फॉर्म में इसको डिवाइड किया गया है। तो इनकैप्सुलेटेड मतलब कि इस वाले टाइप में चारों तरफ सीट होगा, उसके सेल वाल के चारों तरफ क्या होगा, कैप्सूल होगा, सीट होगा। इसके 6 सीरोटाइप्स हैं। कौन कौन, ABCDEF। इसमें मैंने नाम किसका लिया है, B। टाइप B जो है वही बीमारी करता है, ठीक है। तो जो इसके चारों तरफ पॉलीसैकेराइड का लेयर होता है, कैप्सूल जो होता है, वो इसको फैगोसाइट्स से बचाता है। शरीर में जाने के बाद मैक्रोफेज क्या है, वो तो जाने के साथ एंटीजन को पहचान के मारेगा। तो इसके ऊपर कैप्सूल रहने से मैक्रोफेज इसको पहचान नहीं पाता है, तो उसकी एक्टिविटी से क्या कर जाता है, बाईपास कर जाता है। इसके कैप्सूल के ऊपर पिलाई और HMW1 होता है एंड W2 प्रोटीन्स होते हैं, जो कि बैक्टीरिया को होस्ट सेल होस्ट और गेस्ट का कंफ्यूजन नहीं ना भाई। हमारा घर है, हम तुमको बुलाए तो हम होस्ट हुए, तुम गेस्ट हुए। बैक्टीरिया बाहर से अंदर घुसा तो जिसका शरीर है वो होस्ट सेल हो गया, और बैक्टीरिया किस तरीके का सेल हो गया, गेस्ट सेल हो गया। तो ये होस्ट सेल से जुड़ता है इन्हीं प्रोटीन्स के द्वारा, ठीक है। अब अगर वैसे फॉर्म की बात की जाए जिसके ऊपर कैप्सूल शीथ नहीं होता है, तो देखो ये तो, और इसके साथ एक और खूबी है, ये क्या, जो अनइनकैप्सुलेटेड फॉर्म है, ये जितनी बार शरीर में घुसता है उतनी बार अपनी पहचान बदल के घुसता है। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेमोरी सेल मान लो एक बार घुसा इस रूप में, तो मेमोरी सेल याद करके रखा कि अगली बार इस रूप वाला बैक्टीरिया आएगा तो इसको हम फटाफट एंटीबॉडी बना के मार देंगे, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स ले आके। लेकिन वो काहे का, अगली बार घुसेगा तो इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेगा। तो यही कह रहा है कि जितनी बार जाएगा उतनी बार अपनी पहचान बदल देगा, और इसकी वजह से जो इम्यून सेल्स हैं, मेमोरी सेल्स, इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगी और बार बार बीमारी करने में सक्षम होगा। ये बायोफिल्म्स भी बनाते हैं, मतलब अपने ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जिसके अंदर ये रहता है और अपना प्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन।
इम्यूनोग्लोबुलिन 5 तरीके का होता है ना, तो उसमें से इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है, हमेशा याद रखना, इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो होता है वो जाने के साथ ना, इम्यूनोग्लोबुलिन ए बैक्टीरिया के ऊपर अटैच होता है ताकि उससे मैक्रोफेज जुड़ सके। कोई भी बैक्टीरिया जाएगा तो उसके ऊपर वो अटैच होगा। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए को तोड़ने वाला एंजाइम रखता है, प्रोटीएज। इम्यूनोग्लोबुलिन ए क्या है? प्रोटीन है एक तरीके का, तो उस पर ये अपना एंजाइम छोड़ देगा, तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए का जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा, वर्क नहीं कर पाएगा। कहाँ से आगे वालों हो? आज माखी लोग आई वालों कोई मच्छर आओ तरफ से। चल एलो से कोनो दिक्कत नहीं है। मच्छरवे हुआ सन मच्छी खान को मत तरफ सन सेवड़ा यार चले नहीं खसा काटत तले मैं तो पतिया से तो मारा जी। तो अब इसमें से जो इनकैप्सुलेटेड फॉर्म है क्या क्या कर सकता है? एपीग्लोटाइटिस। एपीग्लोटिस पढ़े हो तुम लोग? ग्लोटिस के ऊपर वाला हिस्सा जो सांस की नली को क्या करता है? बंद करता है। तो एपीग्लोटिस का इन्फेक्शन कर सकता है। नेज़ोफेरिंक्स में इन्फेक्शन, नेजल और फेरिंक्स में इन्फेक्शन कर सकता है। और फेस के सॉफ्ट टिश्यू में भी सेलुलाइटिस कॉज कर सकता है। बैक्टीरिया मतलब ब्लड में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। और मेनिंजाइटिस, बोन का इन्फेक्शन, जॉइंट का इन्फेक्शन, ये सब वही जो नॉन इनकैप्सुलेटेड वाला है, ये वाला, ये कान का इन्फेक्शन कर सकता है। ऑटिटिस मीडिया, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस और न्यूमोनिया। इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ में आता हो तो कुछ आता है सब। अब अगर बात की जाए लक्षण की, तो एपीग्लोटाइटिस होगा तो क्या क्या लक्षण आएगा भैया? बुखार, गला में खराश, बोलने में दिक्कत, सांस फूलेगा। मेनिंजाइटिस होगा तो बुखार, सुस्ती, बेचैनी, उल्टी, गर्दन में अकड़ाहट। और मेंटल स्टेट क्या हो जाएगा? अब मारा या शुरू बदल कार्यक्रम सुगम 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 कौन? हाँ हाँ, चढ़ाई है जगह मिला तो ऐसे ही सेलुलाइटिस मतलब घाव जो नहीं डीप टिश्यू में घाव हो जाता है, जो थाला बांध देता है, उसी को सेलुलाइटिस कहा है। क्या होगा? बुखार आ जाएगा, हिस्सा पूरा लाल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हैं? तो फेशियल सेलुलाइटिस करता है, ध्यान रखना। हाँ, चेहरे के हिस्से में, गाल वाल के हिस्से में। हम लोग पास नहीं आता है, बहुत सारे बच्चा का गाल और फूल जाता है इधर अंदर से बाहर तक। अभी तो 2-3 गो आया था, कल आया था। कल भी आया था। HSV ना हर्पिस सिम्प्लेक्स नहीं था। गला दोनों तरफ पका हुआ था, देखा है तो उसका छिलाया हुआ था, यहाँ पे था, यहाँ नहीं था। और वेसिकुलर होता है, HSV में वेसिकल बनता है, उस तरीके का नहीं होता है, पानी वाला भरा हुआ रहेगा।
बैक्टीरिया कॉज करेगा तो बुखार जाड़ा दे के आ जाएगा, शॉक वॉक में ले जाएगा पेशेंट को। सेप्टिक अर्थराइटिस करेगा तो कैसे पहचान में आएगा जी? सेप्टिक अगर अर्थराइटिस हो जाए तो जॉइंट में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो कैसे पता चलेगा तुमको? पेशेंट क्या लक्षण लेके आएगा? तो उससे मतलब है क्या लक्षण बताएगा? जॉइंट में पेन होगा तो सूजन होगा, स्वेलिंग होगा, लाली होगा, चलने में दिक्कत होगा है। मॉर्निंग वॉक में ज़्यादा ना वो तो ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह होता है, इसमें तो कभी दर्द होगा, कभी चलने में दिक्कत होगा। इन्फेक्शन है तो सुबह शाम थोड़ी वेरिएट करेगा। तो स्पॉन्डिलाइजिंग अर्थराइटिस में होता है कि सुबह उठेगा, चाहे रूमेटॉइड अर्थराइटिस में तो उठने के साथ दर्द ज़्यादा रहेगा, चलने लगेगा, मूवमेंट में आ जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर बात किया जाए कि डायग्नोसिस कैसे होगा, तो कहीं जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ का फ्लूइड लेके जांच कल्चर कराया जाएगा, तभी पता चलेगा कि है कि नहीं है इन्फ्लुएंजा। तो अब ये सवाल उठता है कि किन लोगों में इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा बी का इन्फेक्शन हो सकता है। तो कह रहा है कि बच्चों में या ऐसे लोग जिनके स्प्लीन क्या हो, निकाल ली गई हो, कैंसर हो, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का कंजेनाइटल कमी हो, माने जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोटीन होते हैं उनकी, या एक्यूट वायरल इन्फेक्शन हुआ हो तो उसके बाद भी सुपर इन्फेक्शन एच इन्फ्लुएंजा से होने के चांसेस रहते हैं। डायबिटीज़ हो, HIV का इन्फेक्शन हो, COPD का मरीज हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस का मरीज हो, इन लोगों में रिस्क रहता है एच इन्फ्लुएंजा बी का इन्फेक्शन होने का। इसका टीका लगता है पेंटा के साथ। पेंटा जो लगता है पेंटैक्सीन, उसमें हीप लगता है, DPT हीप प्लस हेपेटाइटिस बी, तभी लोग 5 को पेंटा का लगता है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हीप और हेपेटाइटिस बी, पाँचों एक ही मिलाकर लगता है पेंटा। तो ट्रीटमेंट के नाम पे एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी पे क्या काम करता है? सेफ्ट्राइजोन और क्लोरामफेनिकोल। और एच इन्फ्लुएंजा जो नॉन टाइपेबल है उस पे काम करता है एमॉक्सिसिलिन, मुलेनिक एसिड फर्स्ट लाइन में, और सेकंड लाइन में सिफेलोस्पोरिन, मैक्रोलाइड्स और फ्लोरोक्विनोलॉन। मैक्रोलाइड में क्या क्या आता है? एजिथ्रोमाइसिन, क्लिंथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन। और फ्लोरोक्विनोलॉन एंटीबायोटिक में कौन कौन आता है? लीवोफ्लोक्सासिन, मॉक्सिफ्लोक्सासिन, स्पारफ्लोक्सासिन है, ठीक है। और सिफेलोस्पोरिन में कौन कौन आता है? थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्टेबल में, ओरल में सेफिक्सिन। और सेकेंड जनरेशन में सिफेलोस्पोरिन में कौन एंटीबायोटिक आता है? इंजेक्शन सिफेपाइन। सिफेपाइन शायद फोर्थ जनरेशन में, सिफोटैक्सिन फर्स्ट जनरेशन में, और सिफेपाइन में हुई, सिफेपाइन में हुई सेकेंड जनरेशन। हम यूज़ ना करें सेकेंड जनरेशन के साथ कंफ्यूजन पर। तो अब कुल मिला के तो हम लोग कहानी समझ लिए, लेकिन ये समझा जाए कि निमोनिया अगर किसी को हुआ है तो कब हम एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो है सस्पेक्ट करेंगे। हमको तो उससे मतलब है ना भाई, हमारे पास तो कल्चर की सुविधा है नहीं। तो क्लिनिकली क्या कुछ खास है इसमें जिससे पता लग जाए कि एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी का इन्फेक्शन हो सकता है? वायरल इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन के बाद और भी बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। कुछ खास ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा लक्षण नहीं है कि कहा जाए कि निमोनिया है तो एच इन्फ्लुएंजा बी का ही निमोनिया है। ऐसा ना मेरे जानने में ना इस पूरे डिस्कशन में कहीं आया। खोजिएगा आज आप लोग, आज का टास्क है
कि क्या ऐसा कुछ खास क्लिनिकल सिम्टम हो सकता है जिससे ये अंदाज़ा लग जाए कि निमोनिया अगर है तो एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी का निमोनिया, ठीक है। एक चीज़ तो पक्का है कि अगर बच्चा वेल वैक्सीनेटेड है तो एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। तो इसीलिए वैक्सीनेशन हिस्ट्री मस्ट है। जब आप ट्रीट कर रहे हैं तो बच्चे का वैक्सीनेशन हिस्ट्री जानना आपके लिए मस्ट है, ठीक है। कथा समाप्त की जाए। विजय जी वीडियो देख रहे हैं, अच्छा देखिएगा।